गुड इवनिंग, नमस्कार। वाईटी की इस सेशन में ज्योति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए यूरोप में राष्ट्रवाद को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। पीछे कुछ क्लास डिले हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। और आइए देखते हैं इटली का एकीकरण। ये पार्ट 1 है, हो सकता है इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ। अगर समय मिला तो मैं एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि कई टुकड़ों को जोड़कर एक बनाना, उसी को हम बोलते हैं एकीकरण। यानी ये क्षेत्र जो था इटली का, वो कई राज्यों में टूटा हुआ था और उसी को एक करने के लिए जो प्रयास किए गए और 4 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें सबसे पहले नाम नाम जो आता है वो मेज़नी है, काउंट काबूर। उसके बाद गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। उससे पहले हम लोग ज़रा इटली का ये जो टूटा हुआ भाग जो है वो कैसे क्या हुआ उसको देखते हैं। इधर इटली के इधर ऑस्ट्रिया देश है और इधर क्या है, फ्रांस है, ठीक है। आइए उस समय की तत्कालीन स्थिति को देखते हैं, तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इटली का एकीकरण करने का प्रयास क्यों किया गया। पिडमोंट और सार्डिनिया का जो शासक है वो है चार्ल्स एल्बर्ट। ये चार्ल्स एल्बर्ट पिडमोंट और सार्डिनिया के राजा हैं। हालांकि इटली के राजा हैं, लेकिन इनको केवल 2 ही क्षेत्र मिला है। जब 1814 में नेपोलियन का पतन होता है तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिख, वो वियना सम्मेलन में 1815 में इटली से बात करता है और बोलता है कि फ्रांस से नेपोलियन से युद्ध करने में हमारी शक्ति या हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया, तो इसलिए हम आपका लोम्बार्डी और वेनेशिया जो क्षेत्र है वो हम ग्रहण करते हैं, हम ले लेते हैं सॉरी। तो लोम्बार्डी ये बहुत ही उपजाऊ जमीन है, ये कृषि योग्य भूमि बहुत बेहतरीन है, और लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया ने रख लिया। इसी ऑस्ट्रिया के जो बुर्बो वंश के शासक हैं उनको उनको ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिख को बुर्बो वंश के लोगों को ये सौंप दिया, परमा, मोडेना और टस्कनी को। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पेपल राज्य, इस पर पूरे विश्व गुरु जो हैं वो हैं पोप, जो सभी ईसाइयों के हेड हुआ करते थे, उनको ये क्षेत्र मिल गया था। और फ्रांस और इस पोप की जो रक्षा कर रहे थे वो फ्रांस की सेना थी। और आपको पता ही है कि फ्रांस उस समय की तत्कालीन समय में फ्रांस सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था। इस फ्रांस की सेना ने पोप को संरक्षण दे रखा था और ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को खुश करने के लिए नेपल्स और सिसिली जो क्षेत्र हैं वो फ्रांस के हैंड ओवर कर दिया था। अब इस प्रकार ये कहानी जरा देखिए, कितना विचित्र बात है। इस पूरे इटली का जो राजा है वो चार्ल्स एल्बर्ट है और इसको केवल 2 ही क्षेत्र मिले हैं, सार्डिनिया और पिडमोंट। ऑस्ट्रिया का अधिकार है लोम्बार्डी, वेनेशिया। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं पेपल राज्य का, उस पर पोप का अधिकार है। परमा, मोडेना, टस्कनी ऑस्ट्रिया के शासकों का है और नेपल्स और सिसिली फ्रांस की सेना है। तो जब भी मैप आप देखेंगे, ये इसका आकार थोड़ा जूता के आकार की तरह है, पैर के आकार की तरह। तो आप समझ सकते हैं कि इटली कहीं भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब कहानी स्टार्ट होती है। चार्ल्स एल्बर्ट यहाँ का राजा है और वो सोच रहा है कि इन सबको एक कैसे मिलाया जाए। पोप जो है इसका एकीकरण अपने धर्म के अनुसार करना चाहते हैं ताकि उनकी दाल गलती रहे यहाँ पे। और फ्रांस चूँकि एक शक्तिशाली देश उभर रहा था, तो ये चाह रहा था कि हमारे अनुसार हो। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिख,
वो चाहता ही नहीं है कि इटली का एकीकरण हो। अब इन विचारधाराएं जो हैं वो आपस में टकराती हैं। इसी जगह एक व्यक्ति हैं पिडमोंट में, जिनका नाम है मेजनी, जोसेफ मेजनी। ये एक व्यक्ति हैं जो कि कार्बोनारी दल के से ये एक सदस्य हैं ये, और इनका विचार है कि जो उत्तरी इटली है और जो मध्य इटली है उनको एक करके गणतंत्र बना दिया जाए। तो यहाँ तक आपने कहानी समझ लिया कि एक इटली क्षेत्र था, ये उस समय इटली एक देश था, इसको 7 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया था ऑस्ट्रिया के द्वारा। ऑस्ट्रिया का एक कूटनीतिज्ञ है जिसका नाम है मेटरनिख। तो 1815 में वियना सम्मेलन में क्या करता है, इटली को वो कई क्षेत्रों में बांट देता है। ठीक है, आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। जो 4 व्यक्ति हैं, हम देखते हैं कि चार्ल्स इधर कुछ विवाद हो जाता है ऑस्ट्रिया का, और विवाद होने की वजह से चार्ल्स एल्बर्ट को ऑस्ट्रिया के द्वारा हराया जाता है और चार्ल्स एल्बर्ट अब हट जाते हैं। अब यहाँ का जो शासक बनते हैं वो हैं विक्टर इमैनुअल। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं आपको ये 4 जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए फिर देखते हैं इनके बारे में। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले तो याद करने का एक ट्रिक याद कर लीजिए। इटली के एकीकरण में ये ट्रिक हमेशा याद रखें। मैं गैर कवि, ठीक है। मैं से आपको याद करना है मेजनी, गैर से गैरीबाल्डी, क से काउंट काबूर, और फिर यहीं का शासक बनते हैं, इनका नाम है विक्टर इमैनुअल। ठीक है, ये 4 लोग इसके रीढ़ हैं, किसके, इटली के एकीकरण में। तो ये 4 लोगों के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे 1861 के आसपास आते आते इटली का एकीकरण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इटली का एकीकरण में पहले जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका नाम है जोसेफ मेजनी के बारे में। उम्मीद है कि ट्रिक से आप इन चीज़ों को याद करेंगे। चलिए, जरा जोसेफ मेजनी के बारे में जानते हैं। जोसेफ मेजनी एक साहित्यकार है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है, और ये पेशे से सेनापति है। ठीक है, तो सैनिक के पद पे ये क्या बनता है, सेनापति। इसका संबंध है कार्बोनारी दल से। कार्बोनारी दल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये छापेमारी युद्ध करके राजतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि जोसेफ मेजनी क्या है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, यानी गणतंत्र में वो विश्वास करता है, और इसलिए ये कार्बोनारी दल में जब ये था तभी उसके दिमाग में ये विचार आया कि पूरे इटली का एकीकरण होना चाहिए। ये उत्तरी तथा मध्य इटली के एकीकृत कर उसको गणतंत्र बनाने की प्रयास में लगा हुआ था। यहीं पे क्या हुआ कि
जोसेफ मेजनी को नागरिकों के द्वारा उसको सहयोग प्राप्त होने लगा, जिससे उस आंदोलन को मेटरनिख के द्वारा दबा दिया गया। 1831 में इसने यंग इटली की स्थापना की और 1834 में यंग यूरोप। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे यहाँ पे यंग इटली है, इसी तरह भारत में M.K. गांधी, नाम सुने होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने यंग इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी चर्चा होगी। और 1834 में यंग यूरोप। मेटरनिख ने देखा कि ये बार बार इटली के क्षेत्रों से, खासतौर सार्डिनिया और पिडमोंट के क्षेत्रों से बगावत हो रही है, उसको दबाने के लिए जो मेटरनिख ने है उसने पता लगाया कि क्या कारण है कि बार बार आंदोलन चालू हो जा रहा है। तब उसको पता चला कि मेजनी जब तक है तब तक ये विवाद होता रहेगा। इस प्रकार ऑस्ट्रिया ने इटली के जो राजा हैं उस समय चार्ल्स इल्बर्ट, उन पर प्रेशर करता है और जिसकी वजह से जोसेफ मेजनी को वहाँ से पलायन करके जाना पड़ता है, यानी कि उनको इटली छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि ये जो इटली के एकीकरण के, इनको अग्रदूत माना जाता है। ये क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अग्रदूत। पहला प्रयास जो किया था इनडायरेक्टली वो थे नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कारण ही इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी थी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जोसेफ मेजनी जो है वो इटली के एकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। तो ये कहानी थी कुछ जोसेफ मेजनी की। एक बार रिकॉल करते हैं और समझते हैं। जोसेफ मेजनी एक साहित्यकार हैं, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक हैं और पेशे से सेनापति हैं। ये कार्बोनारी दल के एक सदस्य हैं। कार्बोनारी दल का उद्देश्य क्या है कि छापेमारी युद्ध करके राजतंत्र को नष्ट करना और फिर गणतांत्रिक वहाँ पे लागू करना। मेजनी उत्तरी तथा मध्य इटली के एकीकृत करना चाहते हैं और उसको गणतंत्र बनाने की कोशिश करते हैं। नागरिक आंदोलन को मेटरनिख द्वारा दबा दिया जाता है और उसके बाद 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना इनके द्वारा, मेजनी के द्वारा की जाती है ताकि इटली का एकीकरण किया जाए। लेकिन मेटरनिख के कूटनीतिक कारणों के द्वारा मेजनी को इटली से जाना पड़ा। तो ये पहले जो व्यक्ति थे वो जोसेफ मेजनी। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं, जब द्वितीय चरण स्टार्ट हो रहा है उसमें दूसरे जो नाम हैं उनका नाम है, अब सार्डिनिया पिडमोंट के जो शासक हैं चार्ल्स इल्बर्ट, उनके जगह पे राजा बनते हैं विक्टर इमैनुअल। अब राजा जो बन रहे हैं उनका नाम है विक्टर इमैनुअल। ये सार्डिनिया और पिडमोंट के क्या है, शासक हैं, राजा हैं। सॉरी, सार्डिनिया पिडमोंट के राजा हैं विक्टर इमैनुअल। ये विक्टर इमैनुअल क्या करते हैं कि काउंट काबूर को वहाँ का पीएम बनाते हैं। पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। आइए अब काउंट काबूर के बारे में कुछ जानते हैं। रहे थे कि विक्टर इमैनुअल अब सार्डिनिया पिडमोंट का शासक बनता है और इसने काउंट काबूर को वहाँ का पीएम बनाता है। सार्डिनिया पिडमोंट का जो पहले चार्ल्स एल्बर्ट राजा हैं, अब उनकी जगह पर विक्टर इमैनुअल राजा बनते हैं। काउंट काबूर को सार्डिनिया पिडमोंट का राजा बनाता है, पीएम बनाते हैं। काउंट काबूर का पूरा नाम है काउंट कैमिलो बेंसो दी काबूर।
इतना लंबा याद नाम नहीं करना है, केवल काउंट और काबूर याद करना है। ये सफल कूटनीतिज्ञ हैं एवं राष्ट्रवादी नेता हैं। ये एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को समझते हैं, क्योंकि पीछे से ये हिस्ट्री को देखते आ रहे हैं और ऑस्ट्रिया को ये समझते हैं कि जब तक ऑस्ट्रिया हारेगा नहीं तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस से दोस्ती कर ली। तो समय जब आ गया 1853-56 का, यहाँ पे क्रीमिया वार स्टार्ट हो जाता है। क्रीमिया वार दो पक्षों में होता है, एक पक्ष में केवल रूस और दूसरे पक्ष में तुर्की, जिसको ऑटोमन साम्राज्य भी कहते हैं, उसकी हार हो रही है। ब्रिटेन, फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट, जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ के जो भी शासक हैं। जब युद्ध में रूस हार जाता है उस समय पेरिस की संधि होती है 1856 में। अब काउंट काबूर ने उस सम्मेलन में, पेरिस की संधि में, काउंट काबूर ने कहा कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप जो इटली में है वो गलत है। अब उस समय सार्डिनिया पिडमोंट एक राजा ये हस्तक्षेप करता है और पूरे यूरोप को ये क्या करता है, अपने कूटनीति से, अपने विचारों से पूरे समस्या को, इटली की समस्या को अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना देता है। ये क्वेश्चन भी है, यानी इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अपने कूटनीतिज्ञ से संपूर्ण यूरोप का वो क्या बना देता है, समस्या बना देता है। तो ये है आपके इटली एकीकरण के 2 और 3, विक्टर इमैनुअल शासक राजा, और दूसरे जो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो काउंट काबूर। ठीक है, तो क्रीमिया युद्ध हो जाता है 1853-56 के बीच में। इस समय क्रीमिया युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूस, एक तरफ रूस और दूसरे तरफ में तुर्की, जिसको ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया, पिडमोंट, ये इस युद्ध में भाग लेते हैं और रूस की हार होती है। फिर 1856 में पेरिस की संधि की जाती है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में एक सीमा विवाद हो जाता है, जस्ट पेरिस संधि के बाद। और ये सीमा विवाद, आपको पता है कि पिडमोंट पर लोम्बार्डी का कब्जा है, और इस सीमा विवाद में ऑस्ट्रिया और पिडमोंट का जब सीमा विवाद होता है तो इस विवाद के कारण इन दोनों में युद्ध चालू हो जाता है। युद्ध चालू होने के बाद इटली का साथ फ्रांस की सेना देती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हारता है। इधर नेपोलियन थर्ड भी, जो कि फ्रांस का शासक है, ये नेपोलियन थर्ड है। अब वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं समझ जाना है। ये नेपोलियन थर्ड जो है वो इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि काउंट काबूर को जनता का समर्थन बहुत ज़्यादा प्राप्त है। युद्ध में वेनेसिया पर अधिकार नेपोलियन थर्ड करता है और ये युद्ध लंबा होना चालू हो गया रहता है। इस प्रकार नेपोलियन थर्ड ने वेनेसिया पर जैसे ही अधिकार किया, उस समय फिर उस युद्ध पर रोक लगा दिया गया। अब मध्यस्थता करने की बात आती है। नेपोलियन, ये थर्ड है, नेपोलियन थर्ड, वो ऑस्ट्रिया और पिडमोंट को लेकर मध्यस्थता करता है। और आपको पता है कि अब वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार दे दिया गया, पिडमोंट का अधिकार लोम्बार्डी पर दे दिया गया। लेकिन काउंट काबूर इतने से खुश नहीं होने वाला था। उसने पर्मा, मोडेना और टस्कनी जो राज्य थे उसको गठित कर लिया और पूरे इटली में दक्षिणी रोम और वेनेसिया को छोड़ के पूरा इटली का एकीकरण आपको काउंट काबूर के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, और फिर वहाँ पे जनमत संग्रह चूंकि काउंट काबूर को मिल गया था,
और विक्टर इमैनुअल को वहाँ की जनता ने उनको लाइक किया और पूरे इटली में दक्षिणी रोम और वेनेसिया को छोड़ के लगभग लगभग पूरे राज्य को एकीकृत करके ये इटली का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, अब रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं, तो मैं इस पार्ट को दूसरे पार्ट में, अब एक और शासक बचते हैं गैरीबाल्डी। मैं थक गया हूँ काफ़ी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये वीडियो शूट करते में मैं लगभग 12 बजे के 11:30 के बाद में स्टार्ट किया था और मेरी वॉइस भी अब थोड़ी सी बैठने लगी है ना, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और अगला जो पार्ट होगा पार्ट 2 में, ये इटली एकीकरण का पार्ट 1 है और इटली एकीकरण पार्ट 2 में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और जर्मनी के एकीकरण के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रमोट कीजिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।